फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेस्ट एंड मोशन। देखो इस चैप्टर में हम लोग मेनली मोशन को समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, बिना उसके काउज को जाने। उस मोशन के पीछे का काउज क्या है, वो मोशन इस तरह से क्यों होती है, इसके रीज़न के बारे में अभी हमें बात नहीं करनी है। अभी फ़िलहाल सिर्फ देखना ये है कि मोशन क्या होता है और कैसे कैसे मोशन होते हैं। जब मोशन होती है तो चीज़ें कैसे बिहेव करती है, चीज़ें किस तरह से वर्क करती है, इस चैप्टर में समझना है, ठीक है। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो सबसे बेसिक सी बातें आती है कि क्या मतलब होता है रेस्ट और मोशन का। देखो ऐसे कहा ये जाता है कि या तो दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में ना ही कोई रेस्ट में है ना ही कोई मोशन में है। अगर आप किसी रुकी हुई चीज़ों को मोशन में कह रहे हैं तो इसका ये थोड़े मतलब होता है कि वो मोशन में है। आपके रिस्पेक्ट में हो सकता है वो मोशन में हो, लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में वो किसी और स्टेट में होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जरूरी ये नहीं है कि दुनिया में सारी चीज़ें रेस्ट में होगी, और ये भी जरूरी नहीं कि दुनिया में सभी चीज़ें मोशन में होंगी। कुछ चीज़ें रेस्ट, कुछ चीज़ें मोशन में, किसी के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें रेस्ट में और किसी के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें मोशन में होगी। जो भी हो, क्या मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने का और क्या मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने का, ये चीज़ें हमें पहले समझनी है, ठीक है। आइए उसे समझते हैं। देखो अगर हम इसे डिफाइन करें रेस्ट को सिंपली, ठीक है, रेस्ट का मतलब ये होता है कि देखो रेस्ट और मोशन दोनों को डिफाइन करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक रिफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसा इसीलिए करना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में या मोशन में कैसे कहोगे, कौन डिफाइन करेगा उसे, क्लियर है, कौन डिफाइन करेगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट या मोशन को डिफाइन करना चाहते हैं उसे पहले डिफाइन तो कर ले, उसे पहले डिफाइन करना है, ठीक है। उसे हम लोग कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनको समझिए क्या मतलब होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या सिंपली आप फ्रेम भी कह सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है कि इट मे बी अ पॉइंट, ये कोई पॉइंट हो सकता है, कोई रोड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, नहीं पोल हो सकता है, लाइन हो सकता है, नहीं इट मे बी अ पॉइंट, ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड, स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट, ओवरऑल इन शॉर्ट, या ये कह सकते हो हमारे आसपास का सराउंडिंग्स। नहीं, ये सब सारी चीज़ें हमारे आसपास ही हो रहती है। इन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं हमारे आसपास का सराउंडिंग्स, ठीक है भाई। इनमें से ये कुछ भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी क्या होती है, आप किसी को भी एक ऑब्जेक्ट ले लो वो कोई पॉइंट, किसी भी पॉइंट को, ट्री को, बिल्डिंग को, सराउंडिंग को, ऑब्जेक्ट को आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में सामने वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है, आप उसे बता सको, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ये जनरली दो तरह के होते हैं, टाइप्स जो होते हैं इनके, वो जनरली दो होते हैं। एक होता है इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड सेकेंड वन इज नॉन इनर्शियल,
अब देखो ये क्या होता है, देखो इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम मतलब होगा कि आपने जिसे कंसीडर किया है ना वो रुकी हुई हो, ठीक है, या मूविंग विथ कांस्टेंट स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी फ्रेम को हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। ऐसा फ्रेम जो मूव ना करे, नहीं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव ना करे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल। नॉट मूविंग फ्रेम या कह सकते हो स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम, रुकी हुई फ्रेम हो। देखो सिर्फ स्टेशनरी नहीं होता है, एक और चीजें इसमें होती है, और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ऐसा फ्रेम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है इसी चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, या रुकी हुई फ्रेम होगी। और दूसरा जो एक्सेलरेटिंग, इसको कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। बहुत सुंदर सी बात है, फ्रेम एट रेस्ट और नॉन एक्सेलरेटिंग, इसको ऐसे लिखते हैं, फ्रेम एट रेस्ट और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं हो। और इसे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होता है इसको कहते हैं हम लोग एक्सेलरेटिंग फ्रेम। समझा रहे हैं, फिर से चिंता नहीं करना है, क्या बताना चाह रहे, देखो बता वही अभी उसी से हम ये डिस्कस एग्जाम्पल से ही आपको चीजों को समझा रहे हैं। जैसे मान लो, समझना बात को, जैसे मान लो एक बस है, नहीं बस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बस है, ठीक है, मान लो ये बस है। अब इस बस में ढेर सारे पैसेंजर होंगे, ठीक है, मान लो इसमें ढेर सारे पैसेंजर हैं, एक पैसेंजर ए बी सी, ठीक है, ढेर सारे पैसेंजर हैं इसमें, और बस चल रहा है, ये मोशन में है, मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो रोड पे किसी किनारे में एक बच्चा जो है या एक कोई आदमी, ठीक है, पेड़ के नीचे मस्त का हवा लगा रहा है, एकदम चिल मार रहा है आराम से। नाम है इसका मिंटू, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। बेचारा एकदम से चुपचाप सा बैठा है, ये नहीं बैठल है, पेड़ के नीचे आराम से चिल मार रहा है, बैठा हुआ है, बस चल रही है। अब यहां पे दोनों चीजें साथ साथ समझा रहे हैं हम आपको। अगर आपको ये पूछा जाए कि ए, जैसे बस जब गुजरी, इस पेड़ के बगल से जब बस गुजर रही थी, तो अगर बी ने पूछा ए से, बी ने पूछा ए से, भैया ए बताओ ये जो मिंटू है ये बैठल था, मतलब रेस्ट में था कि मोशन में था। बी ने ए से पूछा कि मिंटू का पोजीशन क्या है, मिंटू बैठा है मतलब रेस्ट में है कि मोशन में, तो ए क्या बोलेगा, बोलो, बिल्कुल, हाँ मिंटू, गुड गुड गुड, मिंटू इज एट रेस्ट, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए और बी और सी। ए को भी पूछेगा वही बात है, बी को भी पूछेगा वही बात है, सी को भी पूछेगा वही बात है, जबकि चल कौन रहा है, ए बी सी, ये लोग चल रहे हैं। तो अभी हमारा जो फ्रेम है, किसके रिस्पेक्ट में हमने मिंटू को रेस्ट या मोशन में कहा,
किसके रिस्पेक्ट में? अरे मिंटू रेस्ट में है कि मोशन में है बाबू? मिंटू तो मोशन में है ना, तब मिंटू तो मोशन में होगा। कैसे भाई? जब आप बस से चल रहे होते हैं और चिल मार के बस में बैठे रहते हैं, बगल में पेड़ देखते हैं, तो पेड़ तो आपको मोशन में लगती है। आप कहते हैं पेड़ ही जा रही है, रोड ही मूव कर रही है, नहीं लोग ही चल रहे हैं, जबकि चल कौन रहा? आप। इस केस में जो ए और बी और सी है, ये क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। कौन सा फ्रेम है? सॉरी, नॉन इनर्शियल, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, चलती हुई फ्रेम है। नहीं, ये हो गया आपका ए बी सी हेयर, हेयर ए या बी या सी आर नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जबकि मिंटू से अगर पूछा जाए कि ए बी और सी के बारे में बताओ, समझ रहे हैं, ए बी या सी के बारे में पूछो बताओ, तो मिंटू क्या बोलेगा? मिंटू बोलेगा भाई ए बी सी तो मोशन में है। मिंटू के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा? ए बी सी मोशन में होगा। ए और बी और सी इज इन मोशन, इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मिंटू। समझ पा रहे हैं? मिंटू के रिस्पेक्ट में ए बी सी तीनों मोशन में हुआ, लेकिन यहां पे किसके रिस्पेक्ट में आपने कहा? मिंटू के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे मिंटू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है कि मोशन में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जमीन पे बैठा है, तो मिंटू इज इनर्शियल फ्रेम। गुड, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब समझ में आया? मिंटू यहां पे क्या है? इनर्शियल फ्रेम में है। समझ पाए सर? गुड। एक बात है और बताओ आप हमें, एक बात और बता दो, लास्ट पॉइंट। ये तीसरी बात अगर हम आपसे पूछें, ध्यान दीजिएगा, कि अगर मान लो ये पूछा जाए कि ए के रिस्पेक्ट में बी या सी, जैसे आप बस में बैठे हैं, आपके बगल वाले सीट पे कोई फ्रेंड आपका बैठा हुआ है, तो आप बगल वाले को अपने रिस्पेक्ट में, खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट में बोलोगे कि मोशन में बोलोगे? आप क्या बोलोगे? गुड। आप, हाँ, आप क्या यहां पे क्या होगा? बी एंड सी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ए यहां पे कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। आई बात समझ में? नॉन इनर्शियल है, समझ गए? या बी के रिस्पेक्ट में ए और सी भी रेस्ट में होगा, या सी के रिस्पेक्ट में ए और बी भी रेस्ट में होगा। अब देखो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, बेचारा ए भी चल रहा था, बस में बैठा था, बस चल रही थी। नहीं, अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा ना, समझो, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मोशन में होगी, ये दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से, समझ रहे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के रिस्पेक्ट में एक दूसरे रेस्ट में होंगे। दोनों के रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला रेस्ट में। आई बात समझ में? दोनों यहां पे नॉन इनर्शियल है। कहावत भी है ना, एक दौड़ रहा है दूसरा भी दौड़ रहा है, मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से दौड़ती है, ना ये इसे रेस्ट में बोलेगा ना ये इसे रेस्ट में बोलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों दौड़ रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी चल रहा है। और कहा भी जाता है चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब एक चोर दूसरे चोर को कभी चोर नहीं कहता है, पता है ना आपको? तो एक चलता हुआ फ्रेम दूसरे ऑब्जेक्ट को जो कि चल रहा है उसे वो मोशन में नहीं कहेगा, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चलता हो तो। खैर, हमें क्या है इन सब चीजों से? हमें क्या मतलब? मतलब तो है बाबू, मतलब क्या है ये समझो। हमें मतलब है सिर्फ इनर्शियल फ्रेम से, हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बात ही नहीं करनी। हमें क्या, किसी को बात नहीं करना है। इवन हमारे न्यूटन बाबा को भी बात नहीं करनी होती है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जितने भी लॉज ऑफ मोशन होंगे ना, वो सर नॉन इनर्शियल फ्रेम में फेल है, इसीलिए हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात ही नहीं करते हैं।
सारी की सारी बातें किस में होगी, इनर्शियल फ्रेम में। मतलब हमें एक ऐसे सराउंडिंग को सेलेक्ट कर लेने हैं जो कि पहले से ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, जैसे ट्री हो गया, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, पोल हो गया, ओवरऑल सराउंडिंग्स हो गए। बात पकड़ पा रहे हैं सर? तो ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके। आते हैं हम लोग अब रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर दें। हम ये समझाने की कोशिश करते हैं, पहले तो हम लोग रेस्ट और मोशन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि रेस्ट और मोशन को किस बेसिस पे हम लोग डिफाइन करें। उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा जिसके रिस्पेक्ट में किसी को रेस्ट या किसी को मोशन में कहना होता है। आई बात समझ में? ऐसे समझो, जैसे मान लो 3 लोग हैं, ठीक है, ए, बी और सी। अब तीनों के हाइट अलग अलग हैं। एक का हाइट मान लो इतना बड़ा है, ठीक है, एक का हाइट इतना बड़ा है, एक का हाइट इतना बड़ा है, ठीक है। अब तीनों के साइज जो है हाइट का अलग अलग है ना। अब है क्या कि कौन छोटा कौन बड़ा कैसे पता चलेगा? किसी एक से पूछना पड़ेगा किसी दूसरे के बारे में। अगर हम इस सी से पूछें, बाबू सी तुम बड़े हो कि छोटे हो, सी क्या बोलेगा? सी क्या बोलेगा? सी बोलेगा कि बी से तो हम बड़े हैं लेकिन ए से छोटे हैं। क्या समझा? क्या समझा? सी बोलेगा कि बी से तो हम बड़े हैं, बी से बड़े हैं, मतलब अभी बी के रिस्पेक्ट में सी बड़ा है जबकि ए के रिस्पेक्ट में छोटा है। तो वही एक ही इंसान था, उसी इंसान की वही हाइट कभी बड़ी कभी छोटी होती थी, क्योंकि वो डिपेंड करता था सामने वाले पे, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमें रेफरेंस को बताना जरूरी है। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी, मान लो आपका फ्रेंड, या मान लीजिए कभी ऐसा हुआ और मौका मिला चांद पे जाने का, तो चांद पे मान लीजिए आप पहुंच गए और यहाँ पे आपके फ्रेंड बैठे हुए आराम से सो रहे हैं। आपको क्या दिखा? आपको दिखेगा कि ये जो आपका फ्रेंड बेड पे लेटा हुआ है ये तो ऐसे ऐसे हो रहा है। बताओ, जिस फ्रेंड को पहले आपने ये सोच के छोड़ दिया कि बेचारा सो रहा था, हम जाते हैं चांद घूम के आते हैं, वो भी घूम रहा है। कहने का मतलब हुआ कि चांद के रिस्पेक्ट में या चांद पे जो चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में अर्थ पे रुकी हुई चीजें भी मोशन में है। और वही अगर वहां पे आप होते, बैठे होते, तो आप देखते आपके फ्रेंड को घूमते हुए, नहीं, वो तो रेस्ट में था। मतलब एक ही बंदा सोया हुआ है, लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट मून है तो वो सोया हुआ बंदा मोशन में है, जबकि उसके बगल में कोई बैठा हुआ बंदा है वो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट का स्टेट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हमें क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसके रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि सामने वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। क्लियर है? तो रेफरेंस पॉइंट कौन हो सकता है? कोई भी स्टेशनरी चीजें हो सकती है, कोई भी रुकी हुई चीजें हो सकती है, बोर्ड, बिल्डिंग, ट्रीज, पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट, कुछ भी हो सकता है, लाइन, कुछ भी हो सकता है। देखो, रेफरेंस पॉइंट जनरली एक ऐसा होता है जो कि मूविंग होता है, चलता हुआ। जैसे आप बस की बात करें तो बस में जो अगर कोई ऑब्जर्वर बस के अंदर बैठा हुआ है तो बाहर की चीजें उसे चलती हुई लगती है। क्यों? क्योंकि वो खुद चल रहा है। ऐसे फ्रेम जो मूविंग फ्रेम होते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल, चलता हुआ फ्रेम, दौड़ता हुआ फ्रेम, रुका हुआ नहीं जो हो। ठीक है? और इनर्शियल फ्रेम ऐसे फ्रेम को कहेंगे जो कि रुका हुआ होगा। हमारी जो सारी बातें होगी वो इनर्शियल फ्रेम पे होगी, रुकी हुई फ्रेम पे होगी। मतलब किसी भी सामने वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में बताना हो तो वो हम लोग इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बताएंगे। एक ऐसा फ्रेम सेलेक्ट करेंगे जो कि रेस्ट में होगा, फिर बाकी बात सामने वाला ऑब्जेक्ट उसके साथ कैसा बिहेव करता है उसके बेसिस पे उसका पोजीशन डिफाइन होगा। इतनी सारी बातें हुई थी। आगे ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस इंट्रोडक्शन टाइप की चीजें थी। आगे हम लोग आते हैं इसके डेफिनेशन पे। अब कब किस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में और मोशन में कहेंगे, आइए उसे देख लेते हैं। ठीक है? क्या मतलब होगा रेस्ट का? रेस्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी बॉडी को रेस्ट में आप तब कह सकते हो जब वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं बदलेगा।
इसको पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। अ बॉडी इज said to be at rest if it does not change their position, नहीं, if it does not change their position with respect to time and surrounding। टाइम एंड सराउंडिंग्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं बदले, आई बात समझ में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं बदले उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सराउंडिंग कोई भी ले लिया, रिफरेंस पॉइंट ले लिया। सराउंडिंग मतलब रिफरेंस पॉइंट, और रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन्होंने अपना पोजीशन नहीं बदला। जैसे मान लीजिए ये एक XY प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, सतह है, सरफेस XY प्लेन है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है X में और Y में, मान लो ये X में 4 यूनिट पे और Y में मान लो 3 यूनिट पे यहाँ पे ये खड़ा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है A। अब ये यहीं पे है, जैसे मान लीजिए इसका पोजीशन क्या है? 3, 4 है, इसका जो कोऑर्डिनेट है 3, 4 वाले लोकेशन पे ये है। समय बीतते गया, टाइम शुरू हुई वहीं पे था, 1 सेकंड बीता फिर भी वहीं पे रहा, समय बीता वहीं पे रहा, टाइम बीतते जा रही है। बेचारा बचपन में आया था और पूरी जवानी वहीं बिता दी, पूरी जिंदगी उसकी वहीं खत्म हो गई, हिला तक नहीं। तो बताइए क्या ये ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है हमारा ओरिजिन, क्या इसके रिस्पेक्ट, या मान लो यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहा कि मोशन में? बिल्कुल रेस्ट में रहा। तो ए इज, हाँ, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जर्वर था, या मान लो ये ए है, ये पी है, और ये ऑब्जर्वर है मान लो ए, जो कि ओरिजिन पे था। क्लियर है? ये हमारा ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर को हमने पहले ही कंसीडर कर लिया, क्या ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो ये कोई पार्टिकल P है, तो ये क्या हुआ? P इज रेस्ट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब P डज नॉट चेंज देयर पोजिशन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट P इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू A। क्यों P रेस्ट में है? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में जरा सा भी बदलाव नहीं करा। एक ये एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल समझो, ध्यान से समझना बाबू। सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लो, दिखने में अगर दिक्कत होगा तो कहिएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 ट्रैक है, ट्रैक 1 और ट्रैक 2, ठीक है, इस पे 2 लोग हैं, A और B, एकदम जस्ट सामने आमने सामने था, A यहाँ पे और B यहाँ पे। और देखो A चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसी डायरेक्शन में, और B का भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। अभी देखना, अब बताइए 1 सेकंड बाद T इक्वल टू आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड A कहाँ पहुँचेगा? 10 मीटर पे। A यहाँ पे पहुँच गया, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया A ने, तो B कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? उतने ही टाइम में। अगर B की स्पीड भी उतनी ही है तो बेचारा B भी तो उतने टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर से B और A आमने सामने हुआ, 1 सेकंड के बाद, मतलब आफ्टर 2 सेकेंड A पहुंच गया कहाँ पे? फिर अगले एक 10 मीटर पे, मतलब यहाँ से 20 मीटर पे, और B भी यहाँ से 20 मीटर पे। यहाँ भी A पहुँचा और B पहुँचा, फिर से आमने सामने। तो बताइए कभी भी
बी को लगेगा कि ए उससे जुदा हो गया, मतलब जो उसके सामने सामने था हमेशा सामने सामने ही रहेगा। कभी भी ए को लगेगा कि बी उससे जुदा हुआ, बी आगे पीछे रहा, बिल्कुल नहीं। तो ना ही ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन में है, ना ही बी के रिस्पेक्ट में ए मोशन में है। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या हुआ है, हेयर ए इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड बी इज ऑल्सो एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? रेस्ट का सीधा सा एक मतलब ये होगा, सीधा सा एक ही बात होगा, एक ही पॉइंट है रेस्ट को समझने का, कि अगर किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन बदला है बाबू, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदला है बॉडी का, तो बॉडी रेस्ट में होगी, नहीं तो वो भगवान जाने। रेस्ट में आप किसी भी बॉडी को तभी कह सकते हैं जब वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को बदलेगा, पोजीशन को चेंज करेगा। बताइए, रेस्ट का मतलब सबको क्लियर है? नहीं? इसीलिए अगर आपको मोशन के बारे में लिखना हो तो रेस्ट अगर समझ ही गए तो मोशन भी आराम से समझ ही सकते हैं। मोशन को वैसे तो हम लोग बात करेंगे ही, मोशन। अ बॉडी इज said to be in motion if it changes their position, नहीं, with respect to time and time and surroundings, नहीं, मतलब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन बदलेगा तो वो मोशन में होगा, सिंपल सी बात है। तो या कहीं न कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कौन डिफाइन करेगा? सराउंडिंग्स, रेफरेंस पॉइंट। इसीलिए ये कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन, नोट करके लिख लेना है कि रेस्ट एंड मोशन, गुड, both are relative terms. Rest and motion both are relative terms. क्या मतलब होता है रिलेटिव टर्म्स का? कि रेस्ट जो मोशन का है मोसेरा भाई है, नहीं ना? रिलेटिव टर्म का मतलब होता है रिलेट करना होता है। रेस्ट को भी सराउंडिंग से रिलेट करते हैं और मोशन को भी। दूसरी चीजें ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस एक ऑब्जेक्ट का स्टेट किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट का भी हो सकता है, किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन का भी हो सकता है। ठीक है? मतलब एक रुकी हुई चीज किसी रुकी हुई के रिस्पेक्ट में रुका हुआ होगा, लेकिन किसी चलती हुई के रिस्पेक्ट में चलता हुआ होगा। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो अलग अलग रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अलग अलग होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों जो है वो रिलेटिव है। समझ पाए? ये रिलेटिव वाला फिर से बताना है क्या? समझ गए? अब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कैसे कहा जा सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहेंगे जब सराउंडिंग क्या हो? स्टेशन की रेफरेंस पॉइंट आपका रेस्ट में होगा। चलो एक सिचुएशन हम आपको देते हैं, इसमें बताना कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। ठीक है? सिचुएशन ये है कि मान लो ऐसा हुआ कि आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है? समझिएगा एक सिचुएशन, कंसीडर अ सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि हमारे पास मान लीजिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जल्दी सिचुएशन समझिएगा। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लीजिए इस डिस्टेंस में ए से मान लो बी, जैसे मान लो ये आपका घर है, ये मेरा घर, ये तेरा घर। ये घर बहुत हसीन है,
मतलब अच्छा है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस पे हमने मान लो 10-20 स्टॉपेज बना लिए, ठीक है, बहुत सारा स्टॉपेज बना लिया, बहुत सारा स्टॉपेज, 20-25 स्टॉपेज बना लिए, ठीक है। और एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज गए और आराम से 5 दिन तक चल किए। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 साल लग गया। अच्छा, तब तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे, रास्ते में कहीं टुनक जाओगे। चलो 70 साल, खुश, इतना तो जीना पसंद करोगे ही ना। अब आप ही बताइए, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको 70 साल में ट्रेवल करना है। आई बात समझ में? यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट है, मान लो ये, इसके रिस्पेक्ट में ये बेचारा रेस्ट में है, 70 साल तक ये आपका वेट भी करेगा। कब लौट के आते हो? लौट के आना तो पॉसिबल नहीं है, पहले पहुँचो तो सही, सही सही पहुँच तो जाओ। अब ये बताइए, अगर इससे पूछा जाए कि बाबू इसने अपना पोजीशन बदला कि नहीं बदला, क्या बोलोगे? बदला कि नहीं बदला? यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बदला। लेकिन हाँ, लेकिन अगर ये बोलेगा कि इससे पूछा जाए कि पोजीशन तो बदला, लेकिन क्या आप सामने वाले को मोशन में कहोगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। काहे? गुस्सा गया, वापस लौट के नहीं आया इसलिए नहीं। मोशन में देखो, जब भी हम लोग मोशन वर्ड समझते हैं तो थोड़ा स्पीड वाला सेंस आना चाहिए, मतलब पोजीशन में चेंज तो हो। कंडीशन फॉर मोशन, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, उसके लिए क्या होगा? पहला, देयर इज चेंज इन पोजीशन, देयर इज चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में तो चेंज हो नहीं, देयर इज चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। दूसरा, पोजीशन में चेंज जो हो वो कंटिन्यूसली हो, लगातार। ब्रेकेबल चेंज यहाँ पे होता है, 2 कदम चला 6 दिन सो गया, ब्रेकेबल चेंज हो रहा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। मतलब पोजीशन में चेंज कैसा हो? कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन, कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन, कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज हो, लेकिन चेंज कैसा हो? कंटिन्यूअस चेंज हो, लगातार चेंज होते जाए, बीच में ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, नहीं। और चेंज इन पोजीशन में थोड़ा टाइम का भी मैटर करता है, कि मतलब कम टाइम, बहुत ही कम टाइम, कम डिस्टेंस, कम डिस्टेंस बहुत ही कम टाइम में ट्रेवल ना हो, थोड़ी बहुत स्पीड तो होनी चाहिए ना। बताओ इसमें से क्या इसकी स्पीड रहेगी? लगभग 0 के आसपास इसकी स्पीड रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोजीशन में तो चेंज हो ही हो, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? पोजीशन में चेंज कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी बड़ी मोशन में होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर इसका तुम ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, वैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मान लो ऐसा गया नहीं, और बीच में डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, ब्रेकेबल ग्राफ बन गया। इसका ग्राफ ब्रेकेबल बनेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बिना यहाँ से यहाँ गई डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर सकता? ब्रेकेबल ग्राफ नहीं पॉसिबल। ये हमेशा चेंज जो होगा पोजीशन में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेकेबल चेंज नहीं आना चाहिए। ये कुछ बातें हो गई आपको मोशन से रिलेटेड, क्लियर है? कंटिन्यूअस चेंज का मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मार्कर मान लो यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ और 6 दिन तक ये इसी स्टेट में रही। फिर इसके बाद मन किया कि थोड़ा सा और हिल लेते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, 15 दिन तक सो चुका, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, फिर 25 दिन तक आराम फरमा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी लंबा टाइम इसे लगा। क्या आप इसे इस तरह के मोशन कहोगे क्या? ना। मोशन का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाना हो, कंटिन्यूअस हुआ, ये वाला मोशन हुआ। ऐसा मोशन होता है नहीं, ऐसा 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 ऐसा, ये मोशन थोड़े हुआ ना, मोशन ये होता है। क्लियर है? मतलब पोजीशन में चेंज कंटिन्यूअस होना चाहिए। मोशन को डिस्क्राइब कैसे करना है? तो देखो, मोशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं पोजीशन में चेंज से,
और पोजीशन में चेंज कौन बताएगा, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन बताने का अधिकार किसे मिला है, पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें या तो डिस्टेंस ट्रेवल या तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल देता है। तो ओवरऑल आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस क्या होता है इसे समझिए। जैसे मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, आड़ा तिरछा कुछ भी हो सकता है। यहां से एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से एक ऑब्जेक्ट चला और ये मान लो यहां पहुंच गया इस पॉइंट पे। मान लो ये था 3 किलोमीटर, ये था मान लो 5 किलोमीटर और ये मान लो 4 किलोमीटर। जब ये पोजीशन ए से पहुंचा और बी पोजीशन पे पहुंचा, इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट 12 किलोमीटर। तो ये ही, हाँ यही डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द लेंथ, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ। इसके रास्ते की जो टोटल लंबाई होती है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी, मूविंग बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी पाथ को ट्रेवल करने में, उस पाथ की जो टोटल लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल टोटल 354 मीन्स 12 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि लेंथ ऑफ पाथ कितना है, उस पाथ का डायरेक्शन क्या है, इससे डिस्टेंस ट्रेवल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आड़ा तिरछा है, आगे पीछे है, दाएं बाएं है, डजंट मैटर। मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्टेंस रिलेटेड पहले, कि इसका जो एसआई यूनिट होगा, ये एसआई यूनिट मीटर होता है। एसआई यूनिट होगा मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट मीटर। और अगर क्वांटिटी की बात करें, ये ऐसी क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, और वो सारी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती उसे स्केलर कहते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। तीसरी बात, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ पाथ पे। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पाथ। पाथ के लेंथ पे डिपेंड करेगा ओनली, नहीं, पाथ का डायरेक्शन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। 2 पॉइंट अभी लिखा देते हैं, आपको समझा देंगे आराम से कि डिस्टेंस किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेवर बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नेवर जीरो और नेगेटिव। कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ, अगर कोई मूविंग बॉडी है, अगर वो डिस्प्लेस हुई तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल जरूर करी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गया और डिस्टेंस ट्रेवल कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ पाए? डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा पॉजिटिव होती है, नेवर बी जीरो एंड नेवर बी नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है?